हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करने आ रहे हैं नया टॉपिक। कल की क्लास में हमने लास्ट टॉपिक किया था एजियोट्रोप्स और उसके टाइप्स। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम इससे पहले चैप्टर को 5 सेक्शन में डिवाइड कर चुके हैं, तो आज की जो हमारी क्लास है वो सेक्शन सी से बच्चों यहां पर स्टार्ट होने जा रही है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सेक्शन सी। इस टॉपिक का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि को का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में टुगेदर, एक साथ, टुगेदर। और लिगायर, LIGARE, लिगेयर माने होता है टू बाइंड, जोड़ना किसी चीज को। तो इस तरह से ये दोनों को मिला करके एक नाम रख दिया गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ करके जो प्रॉपर्टीज बनेंगी, दे विल बी नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसके अंदर हमको एक और इंपॉर्टेंट बात अभी दिमाग में बिठा लेनी है, और वो ये है कि दिस सेक्शन इज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी कि इस तरह का सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा, उसकी वेपर्स तो बनेंगी, लेकिन सॉल्यूट की वेपर्स नहीं बनेंगी। मतलब कहने का ये, जैसे अगर मैं आपको कनेक्ट करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, सिर्फ आपको कनेक्ट करने के लिए, वो ये है कि मड, मिट्टी, मड प्लस वाटर। तो आप देख सकते हैं ये मिट्टी है बच्चों, मिट्टी, मिट्टी होती है ना, पानी में डाल दिया हमने, तो हम देखेंगे पानी की तो वेपर्स बनेगी, लेकिन मिट्टी की वेपर्स नहीं बनती है। तो ये बात एग्जाम में मत लिख दीजिएगा आप, ये तो मैं सिर्फ आपको एक कनेक्ट करने के लिए, एक आपको सिमिलैरिटी देने के लिए बता रहा हूं। तो अगर आप पानी में मिट्टी को मिला देते हैं तो पानी की वेपर्स बनेंगी, और इसको फिर हम लोग क्या कहने वाले हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट। और मिट्टी की वेपर्स जो है, मड जिसको हम लोग कहते हैं मिट्टी, उसकी बच्चों वेपर्स नहीं बनेगी, और हम इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अगले स्टेप पर मूव करते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहली चीज आती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेशन लिखने के लिए भी आएगा। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपके पास में ये एक बीकर लिया मैंने, और यहां पर मैंने ये पानी ले लिया, और इस पानी के अंदर मैंने कोई चीज ले लिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, इसकी वेपर्स नहीं बन रही। तो देखिए बच्चों, हर चीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से अगर हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्कूल में दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक तो है उसकी फीस, और दूसरे नंबर पर है उस स्कूल में कौन सा पेंट हो रहा है। आपका क्लासरूम ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का है, रेड कलर का है। तो ये दो बातें हैं। फीस जो है स्कूल की, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर आपके स्टूडेंट में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो एक फीस आएगी, 200 हो जाएंगे तो फीस डबल हो जाएगी, 300 बच्चे हो जाएंगे तो फीस ट्रिपल हो जाएगी। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन आपके रूम में जो कलर हो रहा है वो डिपेंड करता है उस मैनेजमेंट के या प्रिंसिपल के नेचर के ऊपर। अगर उसके नेचर में ब्लू कलर पसंद है तो ब्लू करा देगा, उसको रेड कलर पसंद है रेड करा देगा। तो अब इसी तरह से हम इन दो चीजों को अप्लाई करने जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। इस सॉल्यूशन की बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, मगर उसमें से वो प्रॉपर्टीज जो कि सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करेगी। देखिए ये नंबर कितने हैं इस पर डिपेंड करेगी। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है फीस का, तो अगर आप इसमें इतने पार्टिकल्स रखते हैं, अब अगर आप किसी इसको डबल कर देते हैं पार्टिकल्स को, तो वो प्रॉपर्टी भी डबल हो जाए या बदल जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए आप, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर। नेचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि मेरा नेचर था कि मुझे ब्लू कलर पसंद है,
फीस का उससे कोई लेना देना नहीं। आपको ब्लू कलर पसंद है या रेड कलर पसंद है, फीस जो है डिपेंड करेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बच्चों हम लोग क्या कहने वाले हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत ध्यान से अच्छे तरह से आप इस चीज को देख लीजिए। तो मैंने इसके बाद में क्या करा है, यहां पर इसको लिखा है सीपी, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स पे डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये हम लोगों ने यहां पर रिलेशन देख लिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। अब बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज है ये 4 तरह की होती है। तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा आपके सामने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह की होती हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। पहली प्रॉपर्टी का क्या नाम है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे हम लोग। पहली प्रॉपर्टी का बच्चों नाम हमारे पास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में RLVP कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर का कम हो जाना। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज का अगर बढ़ जाता है सॉल्यूशन के बनने पर, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी का बच्चों यहां पर नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और उस वाटर के अंदर आप कोई चीज मिला दें, मिट्टी को मिला दें, ग्लूकोज को मिला दें और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इस चीज को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और बच्चों चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास में है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चे लोग कितने तरह के हुए हमारे पास में? 4 तरह की हो चुकी हैं। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 2 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और नंबर 4 पर है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस पेज को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप फटाफट इस बारे में फिर से सुन लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं और ये 4 तरह की होती हैं हमारे पास में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करने जा रहे हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कहती है। तो देखिए बच्चों यहां पर नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। एक एक करके अब हम लोग यहां पर शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए बच्चों इसकी शुरुआत हम लोग ऐसे करेंगे कि ये आपके सामने 2 बीकर बने हुए हैं। पहला जो बीकर है हमारे पास में, इस पे लिखा हुआ है प्योर सॉल्वेंट। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं बच्चों कि मैं यहां पर आपके सामने प्योर सॉल्वेंट लेने जा रहा हूं। ये देखिए आप, ये हमारे पास में पानी है, सॉल्वेंट है, कोई सा भी है। इसकी वेपर्स बनेंगी तो इसकी जो पूरी सरफेस है, ये पूरी की पूरी सरफेस वाटर की है बच्चों, और ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है दे विल स्लोली कन्वर्ट टू वेपर्स। देखिए आप, इसको मैंने देखिए ऐसे बना दिए, वेपर्स बन रही है। बहुत सिंपल सी बात है। आप कहें सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? नथिंग स्पेशल। हमारे पास में वाटर रखा हुआ है एक बीकर में या कोई भी सॉल्वेंट है और उसकी वेपर्स बनेंगी, तो पूरी जो सरफेस है वो किस चीज की होगी? वाटर के पार्टिकल्स यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की होंगी और वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होती चली जाएगी। अब हमने क्या काम करा, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, सिमिलैरिटी या एनालॉजी देखने के लिए पानी में मिट्टी को मिला दिया आप। अब मिट्टी की तो वेपर्स बनती नहीं है, तो फिर अब इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा इस पर हम लोग ध्यान लगाते हैं। देखिए फिर से मैंने यहां पर सॉल्वेंट बना दिया, ठीक है बच्चों लोग, लेकिन देखिए यहां लिखा हुआ क्या है, सॉल्यूशन विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मैंने इसके अंदर क्या काम करा बच्चों लोग,
यहां मैंने इसके अंदर अब मिला दिया है मिट्टी के पार्टिकल्स, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैं रिपीट कर रहा हूं, मिट्टी केवल मैं आपसे कनेक्ट करने के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज केमिस्ट्री की भाषा में ये वर्ड सही नहीं है। केमिस्ट्री की भाषा में ग्लूकोज कह सकते हैं, फ्रक्टोज कह सकते हैं, यूरिया कह सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग कह सकते हैं। चलिए भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग डाल रहे हैं बच्चों लोग। यहां पर देखिए अब क्या हुआ हमारे पास में, ये मैंने यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए बच्चों लोग क्या होता है इसके अंदर। अब बहुत ध्यान से आप चीजों को देख लीजिए। अब बच्चों यहां पर हमारे सामने वेपर्स बनेंगी, लेकिन कैसे बनेंगी ये देखिए। ये है आपके पास में पानी, इसकी वेपर्स बन सकती है। ये आपके पास में पानी का पार्टिकल है, इसकी वेपर्स बन जाएंगी। ये हमारे पास में वेपर्स बन जाएंगी, और ये हमारे पास में वेपर्स बन जाएंगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखने की बात ये रहेगी कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट वाले पार्टिकल्स, ये वेपर्स नहीं बनेंगे। तो अगर ये वेपर्स नहीं बनेंगे तो हमारे लिए अब क्या होगा, देखिए वेपर्स अब कम बन रही हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड। देख रहे हैं आप बच्चों यहां पर। तो ये बहुत ही एक आसान सी बात है। दुनिया में किसी इंसान से भी पूछेंगे कि आप पानी में अगर नॉन वोलेटाइल जैसे कि मिट्टी को मिला दें तो पानी की वेपर्स कम बनेंगी या ज्यादा, तो कहेगा पानी की वेपर्स अब कम बनने वाली हैं, कम बनने जा रही हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये पूरा एक सिस्टम है, और इसके पीछे रीजन क्या है कि जो सरफेस है, इस सरफेस पर पानी के पार्टिकल्स के साथ साथ अब हमारे पास में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं, और इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि इसका वेपर प्रेशर कम हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें देखना है कि नोट्स भी आप लोग बहुत सारे बच्चे बनाते हैं इस मेरे वीडियोस को देख करके। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि अगर एग्जाम में कोई कहता है इसको डिफाइन भी कर दो आप, तो कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत आसान सी बात है, और वो इस तरीके से व्हेन आ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to volatile solvent, then the vapor pressure of the solution is decreased. अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा ये कहे कि भाई आप ये भी बताइए कि क्यों डिक्रीज हो रही है। बाय द वे कोई स्कूल वाला पूछ ले आपसे, तो देखिए हम इसका जवाब दे सकते हैं, क्या परेशानी है। इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा एक बार, लेकिन इसको आप देख लीजिए। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, the vapor pressure of the solution is decreased। ठीक है ना, because, अब हम because भी लिख देंगे, the surface of the solution is also occupied, देख रहे हैं आप, ये स्पेलिंग आप देख सकते हैं यहां पर, और साफ करके लिख दिया मैंने, इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच डू नॉट फॉर्म वेपर्स। थोड़ी सी जगह कम बची हुई है, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, इसको उठा करके यहां पे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसमें क्या परेशानी। विच डू नॉट, यानी कि इस द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच डू नॉट
डू नॉट वेपराइज, जो कि वेपर नहीं बनाते हैं, विच डू नॉट वेपराइज। देखिए आप अच्छी तरह से इसको आप देख लें यहां पर, when a non-volatile solute is added to volatile solvent, the vapor pressure of the solution is decreased because the surface of the solution is also occupied by non-volatile solute which do not vaporize। तो ये हमारे पास में पूरी बात हो गई। अब हम इसको यहां से बच्चों हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं इसको। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, आप देख सकते हैं, now I have completed my definition, now we will move to formulations। अब हम लोग बच्चों इसके formulations के ऊपर जाएंगे। तो देखिए अब formulations का नंबर आ गया। तो formulations के अंदर अभी हम लोगों ने पीछे रॉड्स लॉ पढ़ रखा है, तो हम लोग जानते हैं we know total vapor pressure, अभी हम लोगों ने कल इसको पढ़ा था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, आप देख सकते हैं यहां पर, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूट जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू बच्चों 0, बिकॉज, इसको मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल, क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट वोलेटाइल, बिकॉज इट इज नॉट वोलेटाइल। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा पूरा का पूरा, दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। और हमने अभी पीछे रॉड्स लॉ पढ़ा था, तो हमने इसको पढ़ा था बच्चों P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अभी हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में यही बात पढ़ी थी रॉड्स लॉ के थ्रू, ठीक है ना। रॉड्स लॉ ने ये कहा था, यहां पर मैं लिख सकता हूं बाय रॉड्स लॉ। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में ये चीज पढ़ी थी। तो ये हमारे पास में पहली चीज तैयार हो चुकी है, आप इसको देख सकते हैं खूब अच्छे तरीके से। इसको अब मैं आगे बढ़ाता हूं। अब मैं इसमें क्या करता हूं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज को शॉर्ट कर देता हूं। तो टर्मिनोलॉजीज जो है वो अब कुछ इस तरह से आती है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं आपको बदलने के लिए। अब मैं यहां करता हूं बच्चों प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, बल्कि हम क्या करते हैं कि अब इसको तो लिख देते हैं PS, सॉल्यूशन के बजाय S लिख देंगे, और इसको लिख देते हैं केवल P नॉट। सॉल्वेंट लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगती है कि हम बार बार उसको लिखें। हाँ, एक काम और करेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर अभी भी किसी बच्चे को इसमें डाउट है, जो कि होना तो नहीं चाहिए, तो इसमें आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है बच्चों लोग, ये 1 के बराबर होता है। इसलिए अगर आप सॉल्वेंट को हटाना चाहते हैं, व्हाट यू विल डू, इसको लिखते हुए 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर ला करके आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम पूरा हाथ से ऊपर को हटाते हैं, अभी ऊपर की चीज को। और अब देखिए हम ये यहां पर आ गए हैं इस तरह से। देखिए अब आप इस फॉर्मूले को, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको जो है ऐसे लिखने वाला हूं, PS इज इक्वल टू, अब देखिए P नॉट को हम नीचे रख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब मैं इसको इधर लेकर के आ जाता हूं सॉल्यूट को, और इसको इधर ले आता हूं 1 माइनस PS अपॉन P नॉट। तो बच्चे लोग ये हो जाएगा हमारे पास में P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट। ये हमारे पास में बच्चों लोग पहला फॉर्मूला हमारा रेडी हो चुका है, जिसको कि हम लिखते किस तरह से वो आप देख लीजिए। यहां पर हम इसको लिखते हैं बच्चों P नॉट माइनस
PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो भाई साहब आपके लिए ये देखिए बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला रेडी हो गया, दिमाग में बैठा लीजिए खूब अच्छे तरीके से, फिर हम आगे मूव करेंगे। यहां पर मैंने आपको बताया कि P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो P नॉट है वो क्या है, फिर से आप देख लेंगे। P नॉट है आपके पास में प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अगर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने पीछे क्लास नहीं करी, डायरेक्टली इसी क्लास को देखने बैठ गया, तो मैं उसके लिए बता रहा हूं। और ये जो PS है बच्चों यहां पर, ये है आपके पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ देखिए भाई सॉल्यूशन। एक सेकेंड, मैं PS लिख रहा हूं, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने यहां पर, कोई बात नहीं, हम इसको हटा देते हैं। तो यहां पर बच्चों मैंने लिखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये हमारे पास में फॉर्मूला बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है, इट्स फाइन। इसको हम लोग यहां पर मूव कर देते हैं। मैं पूरा क्लीन ऑल कर देता हूं अब यहां पर, और इस फॉर्मूले को बच्चों लोग आप दोबारा से देखिए अब मैं यहां पर कैसे करने वाला हूं। ठीक है ना, देखिए P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं इसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली सॉल्वेंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, हमेशा से सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है। तो इसलिए आप देखेंगे हम लोग बुक में खास तौर से एनसीईआरटी में क्या करा गया है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट, इसको मैं और सफाई से आपको बता दूं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस एन ऑफ सॉल्यूट जो होता है इसकी वैल्यू काफी कम होती है, इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर ये वैल्यू काफी कम है तो इसके कंपैरिजन में इसको बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इसको मैं नेग्लेक्ट करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू नेग्लेक्ट इट, इसको बच्चों में नेग्लेक्ट करने जा रहा हूं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट जो है वो कम है। तो व्हाट वी कैन डू कि अगर दो चीजें एक साथ लिखी हुई हैं तो उस वक्त पर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बच्चों मैंने आपसे क्या बोला है, इसके कंपैरिजन में इसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा। मैं यहां पर कोई और चीज थोड़ी है, यहां तो जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा। देखिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप कोई चीज अगर एडिशन के ऊपर है या सब्ट्रैक्शन के ऊपर है, लेकिन अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है उसको नेग्लेक्ट नहीं करते। ये एक बेसिक नियम है कहीं पर भी नेग्लेक्ट करने का। तो हम लोगों ने जब इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है बच्चों, अब वो क्या बन जाएगा हमारे पास, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट, और दिस विल बी इक्वल टू अब N ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास में बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों हमारे पास है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास में सिचुएशन जो है वो बन करके तैयार हो रही है। ये एक पहला फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब हमें यहां पर क्या करना होगा, इसके ऊपर बेस्ड अब हमें करने होंगे न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं यहां पर कि न्यूमेरिकल्स अब हमारे पास में कैसे आएंगे। तो ये चीज मैं यहां पर क्लीन भी कर देता हूं यहां से, और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूं, और हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपनी। और बच्चों देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास में, ये आप आजिए अब आप नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बहुत ही शानदार तरीके से हमने यहां पर क्या करा है, हमने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है।
जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो वो क्या क्या टॉपिक है हमारे पास में जो इसके ऊपर बेस्ड है? तो पहला आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है 18। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 18 जो हम लोग अब यहां पर करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर पहले तो क्वेश्चन देखते हैं सब बच्चे यहां पर मेरे साथ साथ, और देखने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारे सामने आने जा रहा है और देखते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो ध्यान से सुनिए भाई सब बच्चे, यहां पर क्वेश्चन को पढ़ना देखना शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग बच्चों देखिए इसमें लिखा हुआ है, हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 40 ग्राम पर मोल which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर, ये है हमारे पास में एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट आपको यहां पर निकालना है। ये बच्चों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये जो था हमारे पास में ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन था। 18th क्वेश्चन किस चीज का? एनसीईआरटी का। तो देखते हैं अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे यहां पर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन को बच्चों हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान से आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां पर अब लेने जा रहे हैं। देखते रहिए ध्यान से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम। देखिए इस क्वेश्चन के बाद ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%। इस बात का मतलब यह है कि बच्चों स्टार्टिंग में अगर आपका प्योर स्टेट सपोज करिए कि प्रेशर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई भी यूनिट था, तो सॉल्यूशन का बच्चों देखिए प्रेशर कितना हो गया हमारे पास में, विच इज रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%। यानी कि अब हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर कितना रह गया बच्चों? 80। इसकी यूनिट कोई भी ले सकते हैं आप, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो चाहे वो बार में हो, किसी भी चीज में हम लोग इसकी यूनिट को ले सकते हैं। तो एक तो ये चीज हमारे सामने क्लियर हो चुकी है कि ये हमारे पास में देखिए रिड्यूस इस वेपर प्रेशर, ये आपके सामने मैंने बता दिया आपको। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे सॉल्यूशन का अब जो प्रेशर है वो कितना बच्चों? 80% है। और अगर आप केवल प्योर सॉल्वेंट ले लेते वो कितना होता? हमारे पास में 100 होता। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, इसको दे रखा है बच्चों हम लोगों को 40 ग्राम। और यहां पर देखिए हमारा जो सॉल्वेंट है, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास में जो सॉल्वेंट है, आप देखिए यहां पर वो कितना है आपके पास में? 114 ग्राम बच्चों। देखिए ये है ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑक्टेन है ये, 114 ग्राम ऑक्टेन। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्वेंट है इसका फॉर्मूला ऑक्टेन शायद हम सब लोग जानते हैं, वो हुआ करता है C8 यानी कि ऑक्ट और H18। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास यहीं पर ही अभी हाथ के हाथ निकाल लेते हैं। तो देखिए 8 × 12, क्योंकि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का हमारे पास में 1 और 18 है ये। अगर आप इसको जोड़ेंगे 18 + 96, तो दिस विल कम एज 114 ग्राम। इत्तेफाक से देखिए इसका आपके पास में मॉलिक्यूलर मास भी 114 ग्राम है। आप इसको थोड़ा सा मैं सफाई के साथ लिख देता हूं 114, और इत्तेफाक से उसने 114 ग्राम ही दे भी रखा है आपको। अब हम बच्चों अपना फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं। चलो भाई फॉर्मूले को लगा देते हैं। हमारे पास अब इतनी स्पेस काफी है, यहीं पर ही हम लोग लगा देंगे बच्चों। देखिए भाई P0 - PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को भी हम लोग, अब देखिए मैं सारी वैल्यूज को लिख देता हूं यहां पर। इसके अंदर भी अभी हम लोगों ने लिख लिया था, सिर्फ मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B लिख लेते हैं हम लोग।
बल्कि अगर आप सॉल्यूट सॉल्वेंट भी लिखना चाहते हैं तो अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 5 मिनट पहले कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे वाली चीज को। तो अब मैं यहां पर बच्चों इनकी वैल्यूज को रखना शुरू करता हूं। P0 है बच्चों अपन लोगों के पास में 100 और PS यानी कि पूरे सॉल्यूशन का हमारे पास में कितना है 80 डिवाइडेड बाय प्योर स्टेट प्रेशर, फिर से हम लोगों ने 100 को रख लिया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड कर देंगे तो अब आपके पास में हो जाएगा 20/100। दिस इज इक्वल टू, अब मोल्स का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं वेट अपॉन एटॉमिक वेट किस चीज का, सॉल्यूट का, और नीचे वेट अपॉन एटॉमिक वेट बच्चों किस चीज का, सॉल्वेंट का, और ये ऊपर किस चीज का है, सॉल्यूट का। तो इस चीज को रख करके और हमारा आंसर रेडी होने वाला है। तो मैं अब इसको इस पार्ट को इस तरफ लेकर के आऊंगा। देखिए आपको दिखाने के लिए अभी मैं वहां पर चीजों को रब नहीं करना चाह रहा हूं। देखिए ये हो जाएगा बच्चों लोग 1/5, ये ग्रीन में कर रहा हूं इसीलिए, वहां का पार्ट यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट हमें निकालना है। देखिए अब आपके सामने आएगा, क्या पूछ रहा है बच्चों, ये मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास पूछ रहा था ये, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया भाई 40, जो मैंने आपके सामने यहां पर लिख करके भी आपको दिखा रखा है कि देखो भाई इसका हमें मॉलिक्यूलर मास 40 उसने गिवन है हमारे पास में, डिवाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय वेट अपॉन एटॉमिक वेट, किस चीज का बच्चों, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का इत्तेफाक की बात यह है इंटरेस्टिंग कि हमारे पास में देखिए इस चीज का बाय चांस मास भी 114 है और मॉलिक्यूलर मास मैंने निकाला भैया तो वो भी इतने आ रहा है। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई हमारे लिए। तो हम अब देखिए 118 डिवाइड बाय 118, तो देखिए भाई ये हो गया इस तरीके से गायब, और ये हो गया आपका 5 से, फिर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 8, तो भाई लोगों, बच्चों लोगों, 8 ग्राम आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो आप देखिए इसको मैंने यहां पर लिख करके पहले से भी शो कर रखा है आप लोगों को, आप देख सकते हैं ध्यान से। यहां पर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 8 ग्राम, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, सवाल को पूरे नजर में उतार लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो एक बार आप देखिए, जल्दी से नजर मारते हैं। 80% दे रखा था, तो इनिशियल मैंने ले लिया कितना आपके पास है 100, और उसके बाद में वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 80, तो ये हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास दे रखा है हमें किस चीज का बच्चा, यहां पर नॉन वोलेटाइल, इसका हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद में सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास में क्या है भाई, ये है हमारे पास में सॉल्वेंट, और आप देख सकते हैं कि ये सॉल्वेंट 114 ग्राम ऑक्टेन है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी इतना ही है। फॉर्मूला यहाँ पर रखा हम लोगों ने, 100 - 80/100 डिवाइड करा, और इस तरह से फाइनली हमारे पास में आंसर क्या आ गया। अगर मैं सब चीजों को क्लीन कर देता हूं एक बार, तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 8 grams, right? Now this is the end of question number 1. पहला क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो जाता है। चलिए भाई इसको क्लीन कर देते हैं, और अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आप नजर रखने वाले किस चीज के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पढ़िए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हमें इस साल बोर्ड के लिए मालूम पड़ता है। An aqueous solution of 2% non-volatile solute। देखिए कोई भी जब हमारे पास बच्चों सॉल्यूशन होता है तो आपको मालूम है 2 चीजें होती हैं, इसको हम लोग बहुत 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 बार कर चुके हैं भाई। 2 चीजें हमारे पास में, aqueous solution of 2% non-volatile solute, 2%, इस बात का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो चीज है बच्चों अगर हमारे पास, तो ये कितना है आपके पास में 2%। व्हाट डू वी मीन बाय 2%, यानी कि ये कितना है, सपोज 2 ग्राम, तो हमारे पास में ये जो वाटर है ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर हमारे पास में 98 ग्राम। ये हो गया इसका मतलब। सॉल्यूशन को समझ गया क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि देखिए
हमारे पास में एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जैसे ही वर्ड नॉन वोलेटाइल आता है फौरन समझ जाते हैं कि सवाल जो है वो किस चीज का आ गया है, ये आ गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, क्योंकि उसी में होती है नॉन वोलेटाइल चीजें, और उसमें भी आ गया प्रेशर। तो आप समझ गए कि क्वेश्चन आ गया किस चीज का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो पहले तो मैंने आपको समझाया 2% का मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट जो है बच्चों हमारे पास में वो कितना है, 2 ग्राम्स है। और सॉरी देखिए मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, एक तो पेन भी ग्रीन ले लेते हैं। तो 2% क्या चीज था, सॉल्यूट, और ये हमारे पास में क्या है बच्चे लोग, सॉल्वेंट। और देखिए इसने गिवन क्या क्या, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, तो सबसे पहली चीज होती है गिवन, जो जो चीजें क्वेश्चन में दे रखा उनको अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब इस चीज का जो प्रेशर है, प्रेशर जब कुछ बच्चे कभी कभी ऐसा कहते हैं प्रेशर क्या होता था, भैया देखो ये प्रेशर है यार, ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ये इसकी सरफेस के ऊपर ये चीज आ गई। तो अगर मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे बंद करके दिखा देता हूं ऐसे आपको, तो ये जो पूरी चीज होगी इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसका वेपर प्रेशर। तो इसका जो वेपर प्रेशर है बच्चा पार्टी, ये है वैल्यू 1.004 बार, 1.004 बार। ये देखिए ये आपको यहां पर गिवन है, ठीक है। एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये जो बात है ना यहां पर, ये बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। ये जो लिखा हुआ ना यहां पर, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये उसने क्यों दे रखा है आपको, क्योंकि अब देखिए फिलहाल ये तय हो चुका है कि हम लोग इसके अंदर फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। कौन सा वाला यूज करने जा रहे हैं बच्चों यहां पर, अच्छा ओके, ये थोड़ा सा मैं अभी पेन को वापस लेकर के आता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग जो है क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहां हम लोग जो है अब एक बात तय हो चुकी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगाने जा रहे हैं। तो P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अब देखिए यहां पर जब चीजों को रखेंगे तो हमें यह मालूम पड़ चुका है कि पूरे जो प्रेशर का सॉल्यूशन है वो कितना बच्चों, 1.004 डिवाइड बाय, अब P नॉट माइनस, और यहां पे P नॉट लगाना है। यहां आपके पास में फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि हमें इसका वेट मालूम है, 2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि यहां पर एक्वस सॉल्यूशन है ये ना, ये क्या बच्चे देखिए एक्वस, एक्वस का मतलब क्या हो गया, पानी। और पानी का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, आप देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ भैया H2O तो आपको कोई देगा नहीं, कितना हो जाता है 18। तो इसको मैं यहां पर क्या करूंगा, इसका मास है बच्चों कितना 98, जो आप यहां पर देख सकते हैं गिवन में है 98, और इसको हम इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे यहां पर। अब हमारे पास रह जाता है बच्चों आखिरी बात, P नॉट क्या होगा। अब देखिए यहां तो P नॉट दिया हुआ है नहीं आपको, aqueous solution of 2% non-volatile, this I have used here. Exert a pressure of 1.004 bar, this I am going to use here. Normal boiling point of the solvent, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस वक्त पे शायद बॉइल कर रहा है, और फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, ये निकालना था, यहां पे मैंने रख दिया। फाइनली अब आपने कहा सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या होगा हमारे पास में। देखिए यहां पर यही एक ट्रिक है, अभी मैंने आपको इसके पहले जो पढ़ाया था, इसके पहले एक क्लासेस में, तो मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो जो बच्चों ने अभी भी इस बात को नहीं उस वक्त पर समझा था, तो वो बात भैया अब दोबारा लास्ट इसका पॉइंट यहां पर यूज करो, दोबारा से आप देख लीजिए, एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो आपके पास में P नॉट है, ये बेसिकली कहां पर कह रहा है, ये इसने कहा है नॉर्मल, देखिए इसका वर्ड मैं यहां पर लिख करके दिखा रहा हूं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर।
इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वेपर प्रेशर है P0 ये किसके बराबर होने वाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और अगर आपको ये बात याद है या आप भूल चुके हैं, आई डू नॉट नो, कि आपको मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार के टर्म्स में, क्योंकि यहां सॉल्यूशन का प्रेशर बार में दे रखा है 1.013 बार। आप अगर पिछली क्लासेस देखेंगे मेरी, जो अभी मैंने पीछे लिया था, नेक्स्ट जो पिछले वाला लेक्चर है उसमें आप देखेंगे इस बात को मैंने शुरू में ही बता दिया था। मैंने कहा बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ऑफ सॉल्यूशन, और इस वक्त पर हमारे कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि व्हाट डू वी मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, तो वो आज फिर से रिपीट हो गया, उस टेम्परेचर को जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। दूसरी बात मैंने कहा था, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm को कहते हैं और बार के टर्म्स में 1.013 बार को कहते हैं। तो फाइनली अब हम लोग इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। अगर आप पूरे सवाल को दोबारा से आप लोगों ने देख लिया है तो अब मैं यहां से इसको करने आ रहा हूं यहाँ पर रब, इस चीज को तो कम से कम पूरा रब ही कर दूंगा मैं। तो आप देखिए यहां पर अब मैं फाइनली सारी वैल्यूज को रखने वाला हूं और हमारा आंसर पहुंचने वाला है। तो देखिए आपको यहां पर मैं करके दिखा देता हूं सब चीजें, तो यू कैन सी इट हियर। अब आप देखिए इस चीज को उठा करके मैं यहां पर अब मैं यूज करूंगा, देख लीजिए आप 1.013, क्योंकि P0 कहां है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, एक्वस सॉल्यूशन है ये। तो उस वक्त पर प्रेशर कितना होता है 1.013, इसको नहीं पता था, फिर से एक बात दिमाग में बैठा लीजिए 1.004, क्योंकि ये आपके पास में यहां पर है, डिवाइडेड बाय P0। और बाकी आगे की सब चीजें हमारे पास में देखिए, अगर आप उसको ध्यान से देख पा रहे हैं, 2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बच्चों जो हमें निकालना है, इनटू 98, और ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ये देखिए आप। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, इस चीज को भी मिटा दूंगा जिससे कि मैं इसको और अच्छे तरीके से आपके सामने यहां पर सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिए अब यहां पर हम इसको सफाई कर देते हैं इसकी, और देखते रहिए अब आप यहां पर क्वेश्चन अब खत्म होने आ रहा है। 2 into ये हमारे पास में 18 है। नाउ वी आर फिनिश। अच्छा P0 को भी हटाओ भाई यहां से, 1.013। तो मॉलिक्यूलर मास बच्चों लोग आप कैलकुलेटर अपने अपने खोल लीजिए, और फाइनली इस क्वेश्चन को आप यहां पर समझ चुके होंगे। 2 into 18, इसको आप ऊपर पहुंचा देंगे 1.013 डिवाइडेड बाय, आप 98 यहां पर है हमारे पास पहले से ही विराजमान, और इसके अंदर से जब आप इसको माइनस करने वाले हैं तो आपके पास में 0.009 आ जाएगा। आप देखिए 13 में से गया 4, तो आपके पास में 9 बच जाएगा। तो इसको जब बच्चों यहां पर हम पूरी तरह से अभी हम देखिए डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर रेडी है। आप अपने अपने कैलकुलेटर्स रेडी रखिए, और देख सकते हैं आप यहां पर कि इसका आंसर आ गया 41.35 ग्राम। सब लोग अपने अपनी कॉपीज को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको जो है फाइनली देखते हैं, दिस इज माय आंसर। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कौन सा था, एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो यहां आकर के बच्चों लोग हमारी क्लास जो है वो आज की खत्म होती है। कल की जो क्लास अब होगी आपके पास में, जो कल आप वीडियो देखेंगे जब मैं अपलोड करूंगा, आपको पता है कि मेरा अपलोड करने का टाइम 9:30 है शाम को। तो मैं रोज शाम को 9:30 पर अपने वीडियोस को अपलोड करता हूं, और आप अगर उस वक्त पर कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिख सकते हैं। कोई और डाउट है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे चैनल पर लगातार देख रहे हैं कि मैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, मैकेनिज्म, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी डाल रहा हूं, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश हैं, और नेक्स्ट उसके अंदर हमारे पास में नेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म हैं। तो आप लोग जो है वो चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। कल 9:30 पर फिर से मिलते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास के साथ में।
तो नेक्स्ट आप समझ चुके होंगे रिलेटिव लोबरिंग। अगर आज मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इसको मैं यहां पर देख के क्लीन कर देता हूं, तो कल की क्लास जो होगी वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ होने जा रही है। ठीक है बच्चे लोग, गुड बाय, टेक केयर, वी विल सी यू टुमारो, बाय बाय।